नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे सावधान फिर वही मार्च। बिल्कुल सही बात है। देखिए, फिर वही मार्च। पिछले मार्च से शुरुआत हुई और उस मार्च के बाद हम इस मार्च तक आए। बीच में स्थितियां ऐसी हुई कि कोरोना से जीतना भी सीख गए थे, वैक्सीनेशन भी मिल गया था, संभलना भी सीख गए थे, जागरूकता भी आ गई थी। लेकिन उसी मार्च में फिर से जो आंकड़े बढ़ना शुरू हुए हैं, फिर से वो कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है वो थोड़ी सी चिंता बढ़ा रहा है। देखिए, लोग जागरूक तो हैं, लेकिन दोबारा से इन तमाम चीजों का बढ़ना बहुत मुश्किल है। ऐसे में स्कूलों के खुलने के आदेश, जो बच्चे जा रहे हैं, जिनके पहले आदेश हुए हैं, उनकी पढ़ाई, उनको क्या प्रॉपर सारी चीजें मिल रही हैं, फर्स्ट से 8th तक के जो स्कूल खुलने के आदेश, वो कैसे हो पाएगा, और यदि हो भी जाएगा तो क्या उससे कैसे आप बचाओगे इन तमाम चीजों को, क्या हो सकता है, कैसे किया जाएगा, कैसे रोका जाए, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन फिर वही मार्च, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा लगता है कि ये मार्च का ऐसा पीक टाइम है जब कोरोना बहुत तेजी से आता है। पिछली बार से अभी तक की चीजों को देख लीजिए, फिर वही रफ्तार बढ़ रही है और बहुत मुश्किल होगा। बहुत सारी जगह पर लॉकडाउन किया गया है। क्या यहां भी ऐसी स्थितियां बनेंगी? हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। ज्ञानेंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं, जो कि ज्ञान ज्योति एकेडमी स्कूल के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर एचएम मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एचएम मिश्रा जी, ज्ञानेंद्र दुबे जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। इसके साथ ही आपको बता दें, दीपेश विजयवर्गीय जी हैं, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं पालक महासंघ के। दीपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मुझे लगता है सबसे पहले ज्ञानेंद्र जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि पिछले मार्च से इस मार्च में हम आए और सावधान इसलिए ही लगाया है कि सतर्क रहने की जरूरत हमेशा रही है और अब थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि वो आंकड़े बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप स्कूल के डायरेक्टर हैं, क्या लगता है स्कूलों को खोलने के आदेश, और यदि हो भी रहे हैं, क्योंकि शिक्षा भी जरूरी है, तो कैसे पूरी सेफ्टी के साथ इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे आगे? राखी जी, निश्चित है कि जिस बीमारी के बारे में हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, वो बीमारी हमारे देश में, क्या पूरे विश्व में आई। कोरोना जैसी बीमारी के बारे में कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस तरह की भी बीमारी अपने देश में आएगी। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है, तो भारत में शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो उस पर असर हुआ है। बच्चे, चाहे वो छोटी क्लास के हों, बड़ी क्लास के हों, निश्चित है कि हमारा देश जो है तकनीकी तौर पर भी उतना सक्षम नहीं था कि बच्चों को प्रॉपर शिक्षा ऑनलाइन के थ्रू दी जा सके। ना ही टीचर्स ट्रेंड थे इस शिक्षा को देने के लिए, ना अभिभावक सक्षम थे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने के लिए, और ना ही बच्चे थे। अचानक इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर एक साल में जिस तरह से प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल या अन्य संस्थाओं ने बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया है, उसके लिए निश्चित है कि हर स्कूल संस्था और यहाँ तक कि अभिभावक भी बहुत अच्छा कदम था उनका, जिसके वजह से जितना भी हो सका है शिक्षा दिए हैं। लेकिन बच्चों की मानसिक दृष्टि को देखा जाए तो बच्चा कभी बंद कमरे में रह पाना, उसको घुटन वैसे ही महसूस होती है यदि उसको 24 घंटे के लिए अंदर कर दिया जाए। तो बच्चों की दृष्टि से बात करें तो बच्चे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा संकुचित मानसिकता के हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, क्योंकि वो जब मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में कोई ज़रूरी नहीं कि वो शिक्षा ही ग्रहण कर रहे हैं, अन्य बहुत सारी चीज़ें। छोटे बच्चे कार्टून के आदी हो जाते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा कि बच्चों को माएँ जब खाना भी खिलाती थी तो कार्टून पे लगा देती हैं कि बेटा कार्टून देखते रहो, और उनको खाना खिलाया जा रहा है। उन बच्चों को निश्चित है ज़रूरत है आज की डेट पर कि घर से बाहर निकलें और स्कूल आएँ और स्कूल में 4 घंटे शिक्षा ग्रहण करें, तभी वो कुछ हो पाएगा। हायर क्लास की क्लासेस 9वीं से 12वीं तक की सरकार ने आदेश दिया था और 2-2.5 महीने से रेगुलर चल रही हैं। और निश्चित है कि स्कूल वाले अपनी पूरी तरह से सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। अन्य संस्थाओं की बात करें, चाहे वो किसी मॉल की बात करें, बस की बात करें, मेले की बात करें, या कहीं भी शादी ब्याह की बात करें, तो वहाँ निश्चित नहीं है कि शिक्षित वर्ग ही बैठा हुआ है। लेकिन संस्था, स्कूल संस्था, शिक्षण संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं, चाहे वो कॉलेज हो या स्कूल हो, वहाँ पर शिक्षित वर्ग होता है और उनको बच्चों की शिक्षा के साथ साथ में उनके स्वास्थ्य के बारे में पहली सोच होती है कि इन बच्चों को हमें सुरक्षित भी रखना है। और जितना व्यवस्थित ढंग से माँ बाप अपने बच्चों को अपने घरों में व्यवस्थित सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित है कि मैं एक संचालक होने के नाते आपको विश्वास दिलवाता हूं कि हर संचालक या प्रिंसिपल स्कूल के अंदर आने वाले बच्चे का हर तरह से वो ध्यान रखता है जो कोरोना से बचने के लिए जरूरी है।
चाहे वो उनका टेम्परेचर नापने की बात हो, सैनिटाइज करने की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो और उनको प्रॉपर पढ़ाने की बात हो। चलिए, ठीक बात है। और डॉक्टर एच.एम. मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एच.एम. मिश्रा जी, क्या लगता है कोरोना, हम चर्चा कर रहे हैं सावधान फिर वही मार्च, क्योंकि पिछले मार्च से ये चीजें स्टार्ट हुई थी और इस मार्च तक आते आते एक बार फिर से वो रफ्तार पकड़ रहा है। ठीक है, वैक्सीन हमारे पास है, लोग जागरूक हुए हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन बच्चों को खास तौर पर यदि हम लेकर चलें, लोगों को तो बचना ही है, साथ में बच्चों की जो एजुकेशन की चीजें हैं, जो स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और अब तो नए आदेश जिस तरीके से आए हैं कि 1st से 8th क्लास तक के बच्चों को भी 1 अप्रैल से स्कूल खोले जाएं, कैसे कर पाएंगे? थोड़ा सा मुश्किल होता है छोटे बच्चों के लिए। क्या लगता है कैसे इन सब चीजों से निकला जाएगा? एच.एम. मिश्रा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, एच.एम. मिश्रा जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, उनसे दोबारा से कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ दीपेश विजयवर्गीय जी भी जुड़े हुए हैं। दीपेश जी, क्या लगता है, आप क्योंकि पालक महासंघ के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, तमाम लोगों से मिलना जुलना, बातचीत, एजुकेशन को लेके बच्चों की, सब लोग चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, कोरोना के लिए बिल्कुल जागरूक रहें, तमाम चीज़ें हों, लेकिन छोटे बच्चों का आप क्या करेंगे? उनके लिए तो स्कूल को ही प्रॉपर गाइडलाइन देनी है, देखना है, समझना है, उनको आप इतना नहीं समझा सकते, खासतौर पर उस एटमॉस्फेयर में जहां पर वो 4 या 10 या 20 या 25 बच्चे एक साथ मिलेंगे। कैसे इससे निकला जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो राखी जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया। अभी तक तो जो है वो सिर्फ माननीय मंत्री जी के मौखिक आदेश हुए हैं कि 1 अप्रैल से 1 से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे, जो कि हर अभिभावक के मन में एक डर पैदा हो गया। मतलब जैसे ही ये आदेश हुए ये डर पैदा हो गया। हालांकि पालक महासंघ पुरजोर विरोध इसका करता है। अब बात करते हैं हमारे बड़े भाई श्री ज्ञानेंद्र दुबे जी की। उन्होंने बड़े सिंपल तरीके से बता दिया कि इस तरह से होगा, छोटे बच्चे इस तरह से जाएंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा, मास्क का वो पालन करेंगे, कोरोना प्रोटोकॉल का वो पालन करेंगे। परंतु 1 से 8वीं तक के जो बच्चे रहते हैं वो एक नाजुक कोमल फूल की तरह रहते हैं, जिनको कितना ही आप समझा लें। आज महाशिवरात्रि का मेला भरता है और दुनिया के तमाम मेले भरते हैं या राजनीतिक जमावड़ा होता है, तो उसमें बड़े लोग तो कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन कर नहीं सकते हैं, तो हम छोटे बच्चों को कैसे कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करवा सकते हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात है, निश्चित तौर पर यह बात बिल्कुल सही है कि पूरे 1 साल हो गया, बच्चे घरों में कैद हैं, लेकिन उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था हुई, ऑनलाइन क्लासेस हुई, उसमें बच्चों को ने पढ़ाई करी। ठीक है, ये पहला साल था, उनको जितना समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ना हम, जब तक कोरोना पूरी तरह से विलुप्त नहीं हो जाता है, हम छोटे बच्चों को एटलीस्ट छोड़ दें। छोटे बच्चे हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम छोटे बच्चों को ये नहीं कह सकते कि भाई आप जाइए और आप इतना पालन करिए। क्या कोई भी अभिभावक ये मान सकता है या चैलेंज कर सकता है या स्कूल कोई चैलेंज कर सकता है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे? तो मैं निश्चित तौर पर ये कहूँगा कि स्कूल लगने चाहिए, अन्यथा स्कूल बिल्कुल नहीं लगने चाहिए, खास तौर पर 1 से 8वीं तक के क्लासेस, क्योंकि बड़े नाजुक कोमल फूल होते हैं, ये लंच में मिलते हैं, ये कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। ये मेरा बिल्कुल, हम लोग पालक महासंघ की ओर से पूरी और इसका विरोध करते हैं कि 1 से 8वीं तक के स्कूल बिल्कुल नहीं खुलने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा दीपेश जी, एक बात और देखी जाए कि यदि एजुकेशन भी ज़रूरी है, ऑनलाइन भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, आप ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हो। दूसरी चीज़ ये भी थी कि बीच में ये भी हुआ था कि एग्ज़ाम भी उसी थ्रू होने हैं, सारी चीज़ें होनी हैं, तो आप आगे भी बढ़ा देंगे। 1st से 5th तक के बच्चों को तो बिल्कुल ही कर दिया था कि इनकी कोई चीज़ें नहीं होनी है, इन्हें आप ऐसे ही आगे बढ़ा देंगे। देखिए, लेकिन फिर भी एक नॉलेज, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो जो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई चल रही है, क्या वो ठीक है? उसी को कंटिन्यू किया जाना चाहिए? अभी इस स्थिति में स्कूल खोलने से क्या ये बेहतर होगा? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था है, अगर हमें बीमारी से बचना है, बीमारी ज़्यादा दुखी करने से अच्छा है हम वैकल्पिक व्यवस्था पे ऊपर जाएं। अगर ऑनलाइन क्लासेस बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही है, बच्चों का स्मार्टफोन नहीं है और बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं,
पेरेंट्स को भी, लेकिन अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो जब तक हम उसको यूज कर सकते हैं, कम से कम हम अपने बच्चों को बीमारी के, मतलब हमें जब पता है कि बीमारी है वहाँ पर वातावरण में, तो हम उनको कैसे भेज सकते हैं? आप खुद ही सोचिए ये चीजें। बिल्कुल ठीक है। ज्ञानेंद्र जी, क्या लगता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बाद एक दूसरा ऑप्शन यदि हम ऑनलाइन क्लासेस का लेके चलें, देखिए बहुत सारे लोगों से बातचीत की थी और हम सब के बच्चे क्योंकि पढ़ते हैं, निश्चित तौर पर ऑनलाइन क्लासेस उनकी होती हैं, उतना प्रॉपर उनको वो नहीं सीख सकते। पूरा मेहनत जो इस बार की है वो टीचर्स ठीक है ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स की भी बहुत है, क्योंकि उनको भी प्रॉपर टाइम देके उनका प्रॉपर होमवर्क सबमिट कराना है, उन्हें उनके एग्जाम टाइम में अलग से पूरी प्रिपरेशन करानी है। तो निश्चित तौर पर मेहनत सब जगह से हो रही है। बस ये सोच के ये कंटिन्यू रखने की एक आस होती है कि बच्चे जिस जिस क्लास को आगे बढ़ते जा रहे हैं उन्हें उसका नॉलेज हो, क्योंकि एकदम ही बंद हो जाएगा, एकदम ही बैठ जाएंगे तो उनको वो स्टैंडर्ड ही समझ में नहीं आएगा कि उन्हें कैसे पढ़ना है। ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूं जो छोटे हैं, जो KG1 KG2 और फिर फर्स्ट से आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड में जाएंगे। तो एकदम बंद करना तो उचित नहीं है, लेकिन हाँ ये भी तो उचित नहीं है कि आप इस बढ़ते कोरोना के आंकड़ों में उन छोटे बच्चों को भेज दीजिए जो इतना समझेंगे, उनको पता है सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है, लेकिन वो प्रॉपर गाइडलाइन का पालन नहीं कर सकते। और क्या ऐसा हो पाएगा कि हर एक बच्चे को के लिए एक टीचर हो जो उन्हें पूरे टाइम पे, जितने घंटे का भी स्कूल है, वो एक एक बच्चे को समय दे? राखी जी, हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्टर बाद में हैं, उसके पहले किसी न किसी बच्चे का मैं भी पेरेंट्स हूँ, अभिभावक हूँ, और हमें भी अपने बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता है। और जिस तरह से हमारा बच्चा है, यदि हम अपने बच्चे की बात करें, उसी तरह से वो सारे बच्चे हैं जो हमारी संस्था में भी पढ़ते हैं। निश्चित है कि बच्चों को सुरक्षित रखना अभिभावक की भी जवाबदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखने की जवाबदारी अभिभावकों की भी है। और स्कूल की बात करें कि क्या आप बतलाएं केवल स्कूल मात्र में ही कोरोना है? वही बच्चा जो स्कूल में जाने के लिए पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम तैयार नहीं हैं, हमें डर है, वो बच्चे पार्क में जाते हैं खेलने के लिए, बसों से भी सफ़र करते हैं, तो जिस बस से सफ़र करते हैं उस बस में तो नहीं पूछा जाता कि आपके सीट में कहीं कोरोना वायरस तो नहीं फैल जाएगा। जब पार्टी में जाते हैं उस समय भी भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे को नहीं ले जाना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं भोपाल में मेला लगा हुआ है, तो क्या उस मेले में कहीं बोर्ड लगा हुआ है कि 5 साल से या 7 साल से कम एज के बच्चे के लिए या 12 साल से कम एज के बच्चे को हम मेले के अंदर एंट्री नहीं देंगे? तो क्या उस जगह पर जहां पर शिक्षित वर्ग काम कर रहा है, जिसको बहुत अच्छे से मालूम है कि बच्चों की शिक्षा के साथ साथ में स्वस्थ रहना जरूरी है, और उसको स्वस्थ रखने के लिए वो पूरी तरह से सक्षम है कि हमें कैसे स्वस्थ रखना है। स्कूल वालों ने बहुत सारी तैयारी की है, और बच्चे यदि ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करते तो आज सरकार को इस तरह से आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती कि 1 अप्रैल से रेगुलर पहली से और 12वीं तक की क्लासेस चालू करेंगे। निश्चित है कि सरकार के इस आदेश का मैं स्वागत करता हूं और सम्मान भी करता हूं जिन्होंने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। और शिक्षा यदि स्कूल की किताबी नॉलेज की बात हो तो ठीक है, हम ऑनलाइन दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल के माध्यम से ही बच्चों को सीखने को मिलती है, वो चीज़ इस घर में नहीं मिल पाती है। तो हम चाहते हैं कि अभिभावक तैयार हों, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, और हम एक स्कूल संचालक होने के नाते उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग वो सारी व्यवस्थाएं करेंगे जिससे बच्चा, क्योंकि बच्चा वो आपका नहीं होता है, स्कूल संचालक हो, शिक्षक हो या प्रिंसिपल हो, जब उनसे पूछा जाता है कि आपके कितने बच्चे हैं तो उनने कभी जवाब 2 बच्चे और 3 बच्चे नहीं दिए हैं। हमेशा उनका जवाब भीड़ में भी यही रहता है कि हमारे 700 बच्चे हैं, 800 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, जितने बच्चों को वो मार्गदर्शित करते हैं। तो हम लोग पूरी तरह से आपको बतला दें कि वो बच्चे आपके हैं, और उससे कहीं ज़्यादा जवाबदारी हम लोगों की होती है, और उन बच्चों को शिक्षित रखना है, ये हमारी ड्यूटी बनती है, और सुरक्षित रखना है, ये भी हमारी ड्यूटी बनती है। और ऑड एंड इवन नंबर के तहत भी यदि बच्चा एक दिन स्कूल आएगा, एक दिन नहीं भी आएगा, तो भी वो व्यवस्थित शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। लेकिन यदि उसको हम पूरी तरह से घर में बंद कर दें और ऑनलाइन क्लासेस पे डिपेंड हो जाएं, तो प्रैक्टिकली नॉलेज उसका शून्य हो जाता है। कॉम्पिटिटिव भावना जो होती है बच्चों के अंदर, वो खत्म हो जाती है, और बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि 1 साल के अंदर बच्चों के आंखों में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। क्यों? और तीसरा बात करें उन पेरेंट्सों की जिन पेरेंट्सों के पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, पेरेंट्स के 3-3 बच्चे हैं, अब 3 बच्चों के लिए स्मार्टफोन खरीद पाना, आर्थिक स्थिति भी बहुत बिगड़ गई है कोरोना में अभिभावकों की। 3-3 बच्चों को 20-20 हज़ार रुपए का फोन दिलाना, फिर उसमें डाटा भरवाना और उसको मेंटेन करना। बहुत सारे मध्य प्रदेश के अंदर की हम बात करें तो ऐसे अभिभावक हैं जो इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने के लिए तैयार हों, मजबूत हों,
और इस परिस्थिति में निपटेंगे। और ऐसा नहीं कि हम उस पर कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, हमारा खुद का अनुभव है, बतलाते हैं कि बच्चों के, छोटे बच्चों की ह्यूमिनिटी पावर भी बहुत अच्छी होती है, इतना जल्दी उनको कोरोना नहीं होगा। और अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है तो उसमें बच्चों का ऐसा कोई विशेष रिपोर्ट भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को कोरोना हुआ है। बाकी जैसे समय रहेगा, जिस तरह से भी शासन गाइडलाइन होगी, उस तरह से हम स्कूल वाले काम करेंगे। और हमेशा हमारा एक ही उद्देश्य रहा है कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। इस तरह से हम लोग बच्चों को शिक्षित करें, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शैक्षणिक दृष्टि से। ज्ञानंद जी, एक बात और, चलिए यदि सारी चीज़ों पर वर्कआउट होता भी है और मान लीजिए कंपलसरी भी हो जाता है, तो देखिए निश्चित तौर पर हर व्यक्ति चाहेगा, हर पेरेंट्स चाहेंगे कि उनका बच्चा पढ़े, लेकिन वो भय उनके मन में अंदर से रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि एक बीइंग अ पेरेंट्स मैं समझ सकती हूँ कि आपने यदि बच्चे को भेज भी दिया और वहां पे आप यदि स्कूल, कोई भी स्कूल हो, यदि वो कहता भी है कि हम प्रॉपर चीजें दे रहे हैं, एक बेंच पे हम एक ही स्टूडेंट को रखेंगे, बहुत सारी चीजें, देखिए प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगा, लेकिन उतनी ड्यूरेशन में, क्योंकि स्कूल के टाइमिंग आवर्स भी कम से कम 6 से 8 घंटे के बीच के होते हैं, डिपेंड करता है अलग अलग क्लासेस, और छोटे बच्चों की क्लासेस, बड़े बच्चों की क्लासेस, तो उतनी देर उसका स्कूल में रहना, उस परिसर में उसका रहना, उतने बच्चों से इंटरेक्शन होना, ये पेरेंट्स के मन में थोड़ा सा भय रहेगा कि वो कैसा है, क्या कर रहा है, कितना सेफ है, कितना नहीं है। ये विश्वास दिलाने के लिए, करने के लिए आपको लग रहा है उतनी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की तरफ से भी और स्कूल जितने भी जो संचालित कर रहे हैं उनकी तरफ से दी जाएंगी? क्योंकि आप सिंगल बेंच पे एक ही बच्चे को बिठाना, तो आप सोचिए बहुत सारी चीजों को उसमें आपको काउंट करना पड़ेगा। राखी जी, निश्चित है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात कर रही हैं। निश्चित है कि स्कूल में इवन और आर्ड की मैंने आपसे बात की, जिस स्कूल में 30 बच्चों की संख्या है उसमें 15 बच्चों को एक दिन बुलाया जाएगा और 15 बच्चों को नेक्स्ट डे बुलाया जाएगा। जिस दिन बच्चों को बुलाया जाएगा, जिन बच्चों की, तो उसमें 50% बच्चे घर में रह जाएंगे। तो जब हमारे इस कक्षा की कैपेसिटी 30 बच्चों की है, तो जब हम 15 बच्चों को बुलाएंगे तो निश्चित एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाती है। इसके बाद उन बच्चों की शिक्षा की बात है कि जो बच्चे घर में रह गए उस दिन की क्लासेस उनकी कैसी चलेंगी। तो हर स्कूल वालों ने प्लान किया है और व्यवस्था भी की है ऑनलाइन क्लासेस का। जिस समय टीचर क्लास लेता है क्लासरूम में, जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन के थ्रू भी वो उस दिन अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। और इसके बाद आपको बतला दें, वो बच्चे, अभी मैंने 9वीं से और 12वीं तक के बच्चों का देखा है, जब फर्स्ट दिन स्कूल आए थे तो उनके चेहरे में चमक नहीं थी, लेकिन 2 महीने के अंदर जब बच्चे रेगुलर स्कूल आने लगे, सारी चीज़ें, तो एक तो भय खत्म हो गया उनका, और जब बच्चों के साथ में बैठ के पढ़ने लगे और सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी अच्छा उनके चेहरे में भी चमक आई है, उनका उत्साह भी बढ़ा है और बहुत अच्छा चल रहा है। और छोटे बच्चों का है तो ग्राउंड में भेजने का वैसे भी शासन ने भी आदेश नहीं दिया था, प्रेयर का आदेश नहीं दिया है जहां बच्चे इकट्ठा होते हैं। इंडोर गेम का उपयोग करते हैं बच्चे लोग, छोटे बच्चे खासकर। मैं जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि पहली से लेकर या नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों की, तो इनको इंडोर गेम में ही हम लोग व्यस्त रखने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित है कि ज़्यादा अच्छा डिसीजन होगा शासन का भी और अभिभावकों का भी यदि वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे। ठीक है दीपेश जी, क्या लगता है कितना इत्तेफाक रखते हैं आप ज्ञानेंद्र जी की बातों का? क्योंकि बहुत सारी बातें उन्होंने रखी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन हो सकती है, यदि 30 बच्चों की क्लास है तो कैसे वर्कआउट किया जा सकता है, और इन सब के बाद भी जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, यदि मान लीजिए कंपलसरी होता भी है, तो क्या और सुझाव आपकी तरफ से कि किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं राखी जी, तो मैंने आंकड़ों का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। किसी भी कक्षा में 30 बच्चे होते हैं, ऐसा मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि किसी भी कक्षा में 60 बच्चे से ऊपर हैं, ये सारे के सारे स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स और सारे अभिभावक जानते हैं। 60 बच्चे, आप समझ लें, 60 बच्चे को अगर 30 में भी कन्वर्ट करेंगे ऑल्टरनेट डेज पर, ऑड इवन डेज पर, तो निश्चित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएंगी। अभी बात चल रही थी कि बच्चे 1 से 8वीं तक क्या इतने परिपक्व हैं कि वो अपने आप स्वयं से जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अब माननीय दुबे जी का कहना था कि हम बच्चों पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। भाई, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 1 अप्रैल से 1 से 8वीं तक के क्लासेस लगाने की मंशा क्या है। सबसे पहले ये देखेंगे हम मंशा क्या है। मंशा कुछ नहीं है, मंशा सिर्फ इतनी सी है कि प्राइवेट स्कूलों का मीटर डाउन करना है। इनको प्राइवेट स्कूल की जो फीस है उसका मीटर डाउन करना है। अभी तक जितने पेरेंट्स ने पूरा साल भर अपनी कमाई से स्मार्टफोन ले लिए और सबकी व्यवस्था कर दी, तो क्यों नहीं 1 या 2 महीने तक उनको ऑनलाइन क्लासेस और चला सकते हैं।
कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन हमें 1 अप्रैल से चलना है, फिर गर्मी बढ़ जाएगी और डेफिनेटली जो है 15 से 20 तारीख को जो है गर्मी के कारण स्कूल बंद कर देंगे। तो क्या सिर्फ 15 दिन के लिए हम बच्चों को कोरोना वातावरण में, जो कि बढ़ रहा है निरंतर, अभी भोपाल इंदौर आज ही 178 केस आए हैं मेरी जानकारी में, तो क्या इस पर्टिकुलर पीरियड में हम 1 से 8वीं तक के बच्चों को भेज सकते हैं? ये हमें स्वयं को सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ किसी पद के या हम वो नहीं है, हम स्वयं अभिभावक भी हैं। तो हम अभिभावक के नाते ये सोचें कि 1 से 8वीं तक के बच्चों को अभी भी ऑनलाइन क्लासेस आप चलाएं, 1 से 2 महीने और चलाएं, लेकिन क्या हमें 1 से अप्रैल से जो स्कूल स्टार्ट करने की है उसके पीछे मंशा देखनी पड़ेगी कि मंशा क्या है। चलिए, अच्छा दीपेश जी, आपका सुझाव गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि देखिए जो भी आदेश होंगे, जैसी भी चीज़ें होंगी, अभी तो मौखिक आदेश हुए हैं, जो भी इंप्लीमेंट होगा वो सरकार की तरफ से आएगा। और पहले तो ये भी आ चुका है कि 1st से लेके 5th तक के बच्चों को तो बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाना है, उनको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब उनकी पढ़ाई घर में माता पिता जैसे पढ़ाना चाहते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा सकते हैं। छोटी क्लास के तो अभी भी वैसे ही हो रहे हैं, उनके तो छोटे छोटे से होमवर्क आते हैं। जो अनाराम पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप समझ सकते हो कि वो कितना सीख रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं। तो वो पेरेंट्स को मेहनत करनी है, उनका काम चल रहा है। अब बची बड़ी क्लास की बात, तो वो लोग जा रहे हैं, उसमें भी कुछ बच्चों का जाना है, कुछ बच्चों का नहीं जाना है, क्योंकि मैंने कहा ना, मेंटली प्रिपेयर्ड होना पेरेंट्स को भी ये छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी नहीं है कि हाँ ठीक है, हो गया, ठीक हो जाएगा। बहुत लोगों की जान गई है और लगातार वो आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो ये छोटी सी चीज नहीं है। वैक्सीन जरूर हमारे पास है, लोग जागरूकता दिखा रहे हैं, लेकिन मैं फिर बोल रही हूं, बीइंग अ पेरेंट्स, बच्चों पर दांव लगाना बहुत मुश्किल है। दीपेश जी, देखिए, सबसे पहले हमें मापदंड तय करने पड़ेंगे कि शिक्षा जरूरी या जिंदगी जरूरी। इन दोनों के बीच में हमें कहीं ना कहीं तालमेल बिठाना पड़ेगा। शिक्षा का वैकल्पिक व्यवस्था है, लेकिन जिंदगी का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। कोरोना वैक्सीन आई जरूर है, लेकिन कोरोना वैक्सीन सिर्फ अभी बुजुर्गों को लगाई जा रही है। और माननीय दुबे जी का ये कहना मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि अभी बच्चों में इम्यूनिटी बहुत है, उनको कोरोना नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ आंकड़े नहीं हैं अभी तक। कोरोना किसी को भी हो सकता है, ये बहुत आम सी बीमारी भी है, लेकिन जानलेवा भी है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, जिंदगी ज़्यादा जरूरी है या शिक्षा ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा भी जरूरी है, परंतु उससे ज़्यादा जिंदगी जरूरी है। आपका क्या सुझाव है सरकार के लिए? मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना सुझाव है कि कम से कम 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं, इनका जो सत्र है वो जुलाई तक हम थोड़ा सा इंतजार कर लें। जुलाई तक अगर हो जाता है, थोड़ा सा भगवान ने चाहा या ईश्वर की कृपा रही तो थोड़ा सा और हम लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं, तो जुलाई से आप इसकी फिजिकल क्लासेस अटेंड करें। और हम स्वयं अभिभावक भी चाहता है कि बच्चे बाहर निकलें, लेकिन भय के माहौल में नहीं। भय रहेगा तो बच्चे ना पढ़ाई कर पाएंगे और ना अभिभावक का मन रहेगा घर पे। तो थोड़ा सा मेरा ये निवेदन है सरकार से कि 1 अप्रैल से नहीं, इसको हम 1 जुलाई से अगर करना चाहें तो मेरा ये सुझाव है। पालक महासंघ की ओर से भी सुझाव है कि थोड़ा सा इसको जब तक ऑनलाइन आप क्लासेस चलते रहें, तो ये थोड़ा सा मेरा सुझाव है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय की भी सीमा है। ज्ञानेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि ये सुझाव ठीक है, होना चाहिए, और यदि ऐसा हो सकता है तो इस पर क्या करने की जरूरत है? दीपेश जी ने 2-4 बातें रखी। नंबर 1, उनने बोला कि 178 केस आ गए अभी तुरंत में ही। 178 केस में दीपेश जी को मालूम होगा कितने बच्चे आए हैं, ये भी। दूसरा नंबर, आप बोल रहे हैं कि मैं आंकड़ों का खेल खेल रहा हूँ। आंकड़ों का खेल मैं बिल्कुल नहीं खेल रहा हूँ। मेरा 20 साल का अनुभव है स्कूल संचालन का, और जिस तरह से बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो रहा है, केवल मैं वो चर्चा कर रहा हूँ। ये राजनीतिक कोई डिबेट नहीं है। और रही बात स्कूल संचालकों की या स्कूल से जुड़े हुए परिवारों की, तो उनके भरण पोषण की चिंता दीपेश जी छोड़ दें, और वो ये बिल्कुल ना सोचें कि वो केवल भोजन व्यवस्था के लिए स्कूल संचालित करने की बात कर रहे हैं। ऐसा कहीं से भी सोच नहीं रही है। यदि ऐसी सोच होती तो आप प्राइवेट स्कूलों में जाके देख के आ जाएं कि 1 साल रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस स्कूल संचालकों ने चालू किया, और आज भी उनके यहाँ करोड़ों की संख्या में फीस ड्यू है। उसके बाद भी किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखा गया है, और ना उन अभिभावकों पर किसी तरह से दबाव दिया गया है, जिसका रिजल्ट है कि मध्य प्रदेश में किसी अभिभावक ने किसी संचालक या स्कूल प्रिंसिपल के ऊपर केस दर्ज नहीं करवाया है कि हमसे दबाव देके फीस मांगी जा रही है। और यदि भविष्य की बात करें तो क्या आप जब फैक्ट्री आपकी चालू हुई थी, आप कंपनी में जाना चालू किए थे, तो उस समय भी आपको वही भय था कि हम स्टाफ बस में कैसे जाएं, क्या करें। लगभग हफ्ते 15 दिन तक तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई, इसके बाद खुलेआम जाने लगे। मिनी बस के हड़ताल के बाद उसमें कितनी संख्या बैठेगी, क्या होगी, वो सारे आंकड़े सरकार ने खत्म कर दिए और हर व्यक्ति बैठ के जाने लगा। तो क्या सारे आंकड़े और सारी चीजें हम अपने नवनिहाल बच्चों के भविष्य के साथ में ही खेलेंगे?
और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हम ऐसे कर लेते हैं कि अप्रैल छोड़ देते हैं, मई छोड़ देते हैं और जुलाई से स्कूल चालू करते हैं, तो क्या क्या आपको पूरी तरह से विश्वास है कि जुलाई में कोरोना खत्म हो जाएगा पूरी तरह से? और रही बात टीके की, यदि आपको टीके में विश्वास नहीं है तो फिर एक अलग बात है। यदि टीके में विश्वास है तो आप शासन से मांग करिए ना, सबसे पहले उन बच्चों को टीका लगाया जाए जिनको अभी स्कूल भेजने की तैयारी हो रही है। 1 से 8वीं तक के बच्चों को टीका लगा दिया जाए और उनको स्कूल भेजा जाए। ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आपको तय करना है, स्कूल वालों को नहीं। स्कूल वाले निश्चित है कि एक अपना एम लेके चल रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, और हमारा प्रयास है कि वो सरकार अच्छा डिसीजन ली है 1 से 8वीं तक के बच्चों को भी स्कूल भेजने के लिए। और निश्चित है कि जो समय बच्चों के जीवन से चला जाएगा वो बार बार नहीं आएगा। कंपटीशन का समय है और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बच्चों को हम शिक्षित नहीं करेंगे, मार्कशीट लेके दे देंगे तो जीवन की लड़ाई लड़ लेंगे। बाकी अभिभावक और आप खुद समझदार हैं। चलिए, और आपको बता दें कि समय की भी सीमा है, लेकिन डॉक्टर एच.एम. मिश्रा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। एच.एम. मिश्रा जी, क्या लगता है, हम बहुत चर्चा में जो बैठे हैं सावधान फिर वही मार्च, इसलिए पिछले मार्च से ये वाला मार्च आ गया और कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। वैक्सीन हमारे पास है, लोगों में जागरूकता है, सब चीजें हैं, लेकिन शिक्षा को लेके स्कूल खोलने के जो आदेश नए भले मौखिक आदेश हैं कि 1st क्लास से 8th तक के बच्चों को भी स्कूल भेजा जाए, आप कितना इसके पक्ष में हैं और क्या होना चाहिए? धन्यवाद राखी जी, धन्यवाद। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, मैं 2 पक्ष रखना चाहूंगा। पहला तो पक्ष ये रखना चाहूंगा जो पिछली मार्च और इस मार्च में कुछ फर्क है। पिछली मार्च में हमें पता नहीं था कि ये कौन सा आक्रमण हमारे ऊपर है, ये कौन सा ऐसा शत्रु है, यह दिखता नहीं था। अब इस शत्रु की पहचान हो गई है और इस शत्रु से कैसे निपटा जाए उसकी भी विधियां इस चिकित्सा जगत को मालूम है, पहली बात। नंबर दूसरी बात ये है, जो डिबेट हम कर रहे हैं यहाँ, दोनों साथी हमारे विजयवर्गीय जी कर रहे हैं, दुबे जी कर रहे हैं, दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं, लेकिन उन्हें यह भी ध्यान में रखना होगा जो ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है, राजस्थान में और बिहार में और दिल्ली में 8 फरवरी से स्कूल खुले हुए हैं। दुबे जी कह रहे हैं जो हम उसकी चिंता कर लेंगे बच्चों को, हमें एक मध्य मार्ग अपनाना होगा जो मेरी समझ बनती है। मेरी समझ ये बनती है जो मध्य मार्ग ये अपनाना होगा, जो रोज स्कूल लगाने के जो सप्ताह में 5 दिन जाएंगे, 30 बच्चे जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ शहरी बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा दुबे जी, हम शहरी बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। और मुझे ज्ञात है जो मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में स्वच्छता का क्या स्तर है और बैठक व्यवस्था की क्या स्थिति है, उसमें शासकीय और गैर शासकीय दोनों स्कूल एक समान ही हैं। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है जो हमें सरकार ने भी ये कहा है जो अभिभावकों पर छोड़ देना चाहिए, और कोई हम लोग 3 आदमी बैठ करके सभी अभिभावकों के मत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ये मेरी स्पष्ट मान्यता है। सरकार ने भी कहा है जो अभिभावक निर्णय लें कि उन्हें अपने बालक को स्कूल भेजना है या नहीं। दूसरा, जैसा विजयवर्गीय जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, शहरों में खास करके बच्चों को स्कूल भेजेंगे उसी वैन से, भेजेंगे उसी सवारी से, तो किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग होगी? जब वो टिफिन खाने बैठेंगे तो किस प्रकार वो सोशल डिस्टेंसिंग, मैं उसे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहता हूँ, सामाजिक दूरी नहीं कहता हूँ, मैं उसे दैहिक दूरी कहता हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ बिल्कुल ही फर्क हो जाएगा, मैं उसे दैहिक दूरी कहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। एच.एम. मिश्रा जी, हाँ, तो मेरा मत जी, कुछ पूछ रही हैं आप? समय की सीमा है, बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात चल रही थी फिर वही मार्च और सावधान रहने की, तो इसलिए भी क्योंकि देखिए अंतर जरूर है पिछले मार्च से इस मार्च के बीच में। पहले पता नहीं था, अब पता है। ये बात बहुत अच्छी मिश्रा जी ने बोली है, जो कि डॉक्टर हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि स्कूलों को लेके क्या किया जाए। अब देखिए पेरेंट्स का डिसीजन है, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, बाकी से वो अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन हाँ जो भी हो बहुत सोच समझकर निर्णय लिए जाएं, क्योंकि इससे निपटने में थोड़ा वक्त तो देखिए लगेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
लोग बताते हैं कि शहीद भीमा नायक का अंजड़ से करीब 5 किलोमीटर दूर ग्राम पलासिया सजवाह में छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच निवास था। वहां गोल बैड़ी में गुफा बनाकर रहते थे।